Hello, my little kids. How are you all? I hope all are fine. So today we will read chapter number 4, My Experiments with Truth, है ना, by M.K. गांधी. So my experiments का मतलब तो सभी को पता होगा क्या है, और truth का मतलब भी. So let's read about it. What is in story? So now you can see this is a autobiography ऑफ गांधी जी. ये गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है जिसमें उन्होंने अपने कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है, जो एक्चुअल में ट्रुथ थे उनको शेयर किया है, कुछ एक्सपीरियंस को शेयर किया है, ठीक है. तो वो हम पढ़ेंगे. आई मस्ट हैव बीन अबाउट 7 व्हेन आई वॉज पुट इनटू अ प्राइमरी स्कूल. वो क्या बोल रहे हैं कि मैं 7 साल का था जब मैं प्राइमरी स्कूल में जाता था. एंड आई कैन वेल रिकलेक्ट दोज डेज. और मेरे पास उन सारे दिनों की क्या है, यादें हैं. इंक्लूडिंग द नेम्स एंड अदर पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर्स. मतलब वो क्या बोल रहे हैं कि मुझे नेम्स भी याद है और पर्टिकुलर्स ऑफ द टीचर, मतलब वहाँ के जो भी टीचर्स थे उनके साथ जो भी चीज़ें मेरे साथ हुई वो सारी चीज़ें भी याद हैं. टीचर्स हु टॉट मी, जिन्होंने मुझे पढ़ाया और जिन्होंने मुझे सिखाया. आई डू नॉट रिमेंबर हैविंग एवर टोल्ड अ लाई ईदर टू माई टीचर्स और टू माई स्कूलमेट्स. क्या बोलते हैं गांधी जी कि मुझे इतना याद ही नहीं है कि कभी मैंने अपने टीचर्स से और अपने स्कूलमेट्स से उस टाइम पे कभी झूठ भी बोला होगा. मतलब उन्होंने कभी भी अपने टीचर्स से और अपने स्कूलमेट से झूठ बोला ही नहीं. आई यूज़ टू बी वेरी शाय. वो बहुत ही ज़्यादा शाय थे, शर्मीले थे. एंड अवॉइडेड ऑल कंपनी. और वो सभी के द्वारा क्या किए जाते थे, इग्नोर किए जाते थे. माई बुक्स एंड माई लेसन्स वर माई सोल कंपेनियंस. मेरी जो बुक्स थी और मेरे जो लेसन्स थे, मतलब उस बुक्स के जो लेसन्स थे वो ही मेरे सोल कंपेनियन थे, मतलब वो ही मेरे साथी थे. टू बी एट स्कूल एट द स्टॉक ऑफ द आवर and to run back home as soon as the school closed. That was my daily habit. वो क्या बोल रहे हैं, जो मेरी डेली हैबिट है, वो मेरी डेली हैबिट क्या थी, टू बी एट स्कूल एट स्टॉक. मतलब जो भी जितने भी समय का स्कूल था, जैसे कि आपका स्कूल 7 बजे का है कल से, राइट, तो उनका भी स्कूल किसी भी समय का होगा. तो जितने बजे का स्कूल था और उसके बाद जितने बजे उनको घर आना होता था, बस उनका यही रूटीन था कि इतने बजे घर जाना है, इतने बजे स्कूल जाना है, उसके बाद जैसे ही छुट्टी होगी तो तुरंत घर वापस आना है. ओके, नाउ सी हियर. टू इंसिडेंट्स बिलोंगिंग टू दिस पीरियड हैव ऑलवेज क्लंच टू माई मेमोरी. क्या बोल रहे हैं कि 2 इंसिडेंट्स हैं उस पीरियड के जो इनके मेमोरी के काफ़ी क्लोज है, जो इनको बहुत अच्छे से याद है. क्या है, एज अ रूल आई हैड अ डिस्टेंस ऑफ एनी रीडिंग बियॉन्ड माई स्कूल बुक्स, बट सम हाउ माई आईज फेल ऑन द बुक परचेज बाय माई फादर. क्या बोल रहे हैं कि एक रूल था इनकी लाइफ का, गांधी जी की लाइफ का क्या रूल था कि इनको अपनी बुक्स के अलावा, ठीक है, और कुछ भी पढ़ना पसंद नहीं था. ठीक है, ये सिर्फ अपनी बुक्स ही पढ़ते थे, मतलब स्कूल की जो भी बुक्स थे वो सिर्फ वो ही पढ़ते थे. इसके अलावा इन्हें किसी भी बुक को पढ़ने में कोई इंटरेस्ट नहीं था. बट क्या हुआ, किसी भी तरीके से इनकी जो आईज थी वो एक बुक पर गई जो इनके फादर खरीद कर लेकर आए थे. इट वॉज श्रावणास पितृभक्ति नाटक. उस बुक का नाम क्या था, श्रावणा पितृभक्ति नाटक की वो एक बुक थी. अ प्ले अबाउट श्रावणास डिवोशन टू हिज पेरेंट्स. तो और वो नाटक किस पे था कि श्रावणा की जो पितृभक्ति है, उनका जो डिवोशन था अपने मम्मी पापा के लिए, वो कैसा था, उस पे थी ये स्टोरी. आई रीड इट विद इंटेंस इंटरेस्ट. उन्होंने क्या बोला, मैंने इस स्टोरी को एक डीप इंटरेस्ट के साथ पढ़ा. मतलब उनको बहुत इंटरेस्ट आने लगा जब वो स्टोरी पढ़ने लगे. तो one picture in the book showed Shravana carrying his parents on pilgrimage. तो क्या बोल रहे हैं कि ये जो पिक्चर दी हुई है ना, जब ये गांधी जी वो बुक पढ़ रहे थे तो उसमें भी यही पिक्चर दी गई थी जो कि उन्होंने उस समय देखी थी. और ये जो
श्रवण है, ठीक है, ये अपने मम्मी पापा को पिलग्रिमेज लेकर जा रहे थे। पिलग्रिमेज मतलब क्या होता है? तीर्थ यात्रा, पवित्र स्थल, ठीक है, वहाँ पर लेकर जा रहे थे। सो द बुक एंड द पिक्चर लेफ्ट एन अनडाइंग इम्प्रेशन ऑन माई माइंड। उन्होंने क्या बोला कि उस पिक्चर ने और उस बुक ने एक कभी ना मिटने वाली छाप, है ना, उनके माइंड में छोड़ी। कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना क्लास, जो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाती है, अब चाहे वो अच्छी हो या बुरी। तो यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है? अच्छी चीज़ की बात हो रही है, राइट। तो हेयर इज़ एन एग्जाम्पल फॉर यू टू कॉपी आई सेड माई सेल्फ। तो उन्होंने क्या बोला यहाँ पे, ये एग्जाम्पल आपके लिए भी है कि अगर आप भी चाहें तो आप भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं मेरी तरह, मतलब कोई बुक पढ़ सकते हैं। क्या हो सकता है आपका भी, आप में भी बहुत सारा चेंज आ जाए। अनदर सिमिलर प्ले, एक और सिमिलर प्ले था, मतलब इस श्रावणा पितृभक्ति की तरह ही एक और सिमिलर प्ले था। क्या था? हरिश्चंद्र कैप्चर्ड माई हार्ट। मतलब वो क्या था? हरिश्चंद्र, जिन्होंने इनका हार्ट कैप्चर्ड किया, मतलब जो इनको काफ़ी भाया। वाई शुड नॉट ऑल द ट्रूथफुल लाइक हरिश्चंद्र। उन्होंने क्या बोला कि सभी लोग हरिश्चंद्र की तरह ही सच्चे क्यों नहीं हो सकते, है ना। वॉज द क्वेश्चन आई आस्क माई सेल्फ डे एंड नाइट। सिर्फ एक यही क्वेश्चन था जो मैं दिन और रात खुद से पूछता रहता था। टू फॉलो ट्रूथ, टू गो थ्रू ऑल ordeals Harishchandra went through was one ideal it inspired in me। तो उन्होंने क्या बोला कि टू फॉलो ट्रुथ, उन्होंने सच को फॉलो किया, ठीक है, और टू गो ऑर्डील्स मतलब जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे हरिश्चंद्र के, मतलब वो जो बुक थी उन्होंने पूरा उसको पढ़ा अच्छे से इंटरेस्ट के साथ और उन्होंने सच्चाई को फॉलो किया, और जो हरिश्चंद्र के पेनफुल एक्सपीरियंसेस थे उनके थ्रू होकर के गुजरे, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तभी आपको नॉलेज होगी, है ना। और उन एक्सपीरियंसेस ने और उस ट्रुथ ने उनको काफ़ी ज़्यादा एक्सपायर किया और उन्होंने उसी को अपना आइडल बना लिया, आदर्श बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर वॉज another such incident during the time when I was in 7th standard। तो इनके पास एक और एक्सपेरिमेंट है कि जब ये 7th क्लास में थे तो क्या हुआ था, दोराबजी गिमी द हेडमास्टर, एक हेडमास्टर थे जिनका नेम था दोराबजी गिमी, वॉज वेरी पॉपुलर अमंग द बॉयज़। मतलब वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे, बहुत ज़्यादा फेमस थे बॉयज़ के बीच में, एज ही वॉज अ डिसिप्लिनेरियन, मतलब वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते थे। लाइक जैसे आपके स्कूल में आपके पीटी सर हैं, पीटी मैडम है ना, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन में रहते हैं, प्रिंसिपल सर है ना। तो इस तरह से उनके एक हेडमास्टर थे, वो भी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन के लिए माने जाते थे। अ मैन ऑफ मैथड एंड अ गुड टीचर, वो अ मैन ऑफ मैथड कहे जाते थे और एक गुड टीचर भी कहे जाते थे। ही हैड मेड जिम्नास्टिक एंड क्रिकेट कंपल्सरी एंड आई डिसलाइक बोथ। उन्होंने जिम्नास्टिक्स और क्रिकेट दोनों को कंपलसरी कर दिया था, लेकिन दोनों ही गांधी जी को बिल्कुल नहीं पसंद थे। जिम्नास्टिक मतलब क्या होता है, जो भी एक्सरसाइजेस वगैरह आप लोग करते हैं आप उसको जिम्नास्टिक बोल सकते हैं, राइट। आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज बिफोर दे वर मेड कंपलसरी। उन्होंने क्या बोला कि आई नेवर टुक पार्ट इन एनी एक्सरसाइज, मैं किसी भी एक्सरसाइज में पार्ट लेता ही नहीं था बिफोर दे वर मेड कंपलसरी, जब तक उन्होंने मेरे लिए उसको कंपलसरी नहीं किया, है ना। आई देन हैड द फॉल्स नोशन दैट जिम्नास्टिक हैड नथिंग टू डू विद एजुकेशन। मतलब उनका ऐसा मानना था कि जिम्नास्टिक टाइप का कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ एजुकेशन ही सब कुछ है। ऐसा गांधी जी समझते थे कि खेल कूद से क्या होगा, पढ़ लें तो उससे सब कुछ हो जाएगा, है ना। टुडे आई नो दैट फिजिकल ट्रेनिंग इज एज इम्पॉर्टेंट एज मेंटल ट्रेनिंग। उन्होंने क्या बोला कि जो फिजिकल ट्रेनिंग है वो कितनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आज के टाइम में उन्हें ये पता है कि फ़िज़िकल ट्रेनिंग उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी मेंटल ट्रेनिंग, है ना। जितना आप अपने मेंटल माइंड को ब्रॉड करते हैं, उसको एजुकेट करते हैं, उतनी ही आपको अपने फिज़िकल, अपने शरीर को भी एजुकेट करना ज़रूरी है, उसको ट्रेन करना ज़रूरी है। द रीज़न ऑफ माई डिसलाइक ऑफ जिम्नास्टिक वॉज
माई कीन डिज़ायर टू सर्व अ नर्स टू माई फादर। उन्होंने क्या बोला कि जो रीज़न था जिमनास्टिक को डिसलाइक करने का, वो रीज़न क्या था कि वो एक नर्स की तरह अपने फादर की केयर करना चाहते थे। ठीक है, ये उनकी इच्छा थी, तहे दिल से इच्छा थी। एज सून एज द स्कूल क्लोज, जैसे ही स्कूल क्लोज होता था, आई वुड हरी होम, उनको घर आने की जल्दी होती थी। एंड बिगन सर्विंग हिम, और वो अपने फादर की बहुत अच्छे से केयर करते थे, उनकी देख रेख करते थे। नाउ इट हैपन दैट वन सैटरडे, एक दिन एक सैटरडे आया और क्या हुआ, आई हैड टू गो फ्रॉम होम टू द स्कूल फॉर जिमनास्टिक फॉर एट 4 o'clock इन द आफ्टरनून। तो एक दिन क्या हुआ सैटरडे को कि वो घर आ गए थे वापस, और घर से फिर उन्हें 4 बजे के करीब जिमनास्टिक के लिए आफ्टरनून में स्कूल जाना था। आई हैड नो वॉच, उस समय उनके पास वॉच भी नहीं थी। जैसे आज के टाइम पे तो हम लोगों के पास बहुत सारी वॉचेस रहती हैं, बट उस समय उनके पास कोई वॉच नहीं थी, और उस समय के लोग तो वॉच से देखते भी नहीं थे, है ना। एंड द क्लाउड डिसीव्ड मी, और क्लाउड ने क्या किया, उनको बादलों ने धोखा दे दिया, चीट कर दिया, है ना। क्योंकि उस समय के लोग क्या थे, सूरज जब निकलता था, जब सन निकलता था, तो उसकी किरणों से, है ना, उसकी धूप कितनी है, कितनी परछाई लंबी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, उसके हिसाब से वो आइडिया लगाते थे कि कितना बचा होगा। तो भाई उस समय तो बादल छाए होंगे या बारिश का मौसम जैसा रहा होगा, तो बादलों ने उन्होंने चीट किया। When I reached the school, all the boys had already left. जब वो स्कूल पहुँचे तो सभी बच्चे जा चुके थे जिमनास्टिक सीख के। The next day, अब नेक्स्ट डे क्या हुआ, on being asked the reason for absence, भाई मास्टर के द्वारा उनसे एब्सेंस का रीज़न पूछा गया कि आप क्यों एब्सेंट थे। I told Mr. Jimmy what had happened, उन्होंने मिस्टर जिमी को बताया कि उनके साथ कल क्या हुआ था। He refused to believe me, लेकिन उन्होंने उन पे विश्वास करने से मना कर दिया। I was convicted for lying that deeply pained me, मतलब अब वो उन पे तो विश्वास कर नहीं रहे थे, राइट। तो वो उनको बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहा था कि वो उन पे विश्वास क्यों नहीं कर रहे हैं, वो उनको झूठा क्यों मान रहे हैं, राइट। हाउ वॉज आई डू प्रूव माई इनोसेंस, उन्होंने क्या बोला कि मैं अपनी उस इनोसेंस को, मैं अपनी सच्चाई को कैसे प्रूव करता। देयर वॉज नो वे, कोई भी रास्ता नहीं था कि वो अपनी सच्चाई को प्रूव कर सके। आई लर्न दैट अ मैन ऑफ ट्रूथ मस्ट ऑल्सो बी अ मैन ऑफ केयर, उस समय उन्होंने क्या सोचा कि जो सच्चा इंसान होता है उससे भी केयर करने की ज़रूरत होती है, मतलब उससे भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत होती है, जिससे कि वो लोगों को विश्वास दिला पाए कि वो ट्रुथ बोल रहा है, वो सच बोल रहे हैं। दिस वॉज द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टेंस ऑफ माई केयरलेसनेस इन स्कूल, उन्होंने क्या बोला कि एक ये इंसिडेंट है, फर्स्ट और लास्ट इंसिडेंट जो इनके स्कूल में केयरलेसनेस का था, है ना। तो हमें केयरलेसनेस तो बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये जिम्नास्टिक हो रहा है, राइट। नाउ टर्न द नेक्स्ट पेज। इन द नेक्स्ट पेज, बट देयर इज अनदर नेग्लेक्ट फॉर विच आई एम स्टिल प्लेइंग द पेनाल्टी। अब क्या हुआ, एक अनदर रीज़न भी था, एक उनके पास दूसरा रीज़न भी था कि वो नेग्लेक्ट किए गए थे। क्यों, उनको उसके लिए पेनाल्टी भी पे करनी पड़ी। क्या था वो रीज़न, आई डू नॉट नो व्हेन आई गॉट द नोशन दैट गुड हैंड राइटिंग वॉज नॉट नेसेसरी पार्ट ऑफ एजुकेशन। उन्होंने क्या बोला कि उन्हें जब वो उनके स्कूल डेज थे तो उनको ऐसा लगता था कि जो गुड हैंड राइटिंग है ना, अच्छी जो हैंड राइटिंग है वो नेसेसरी नहीं है, वो ज़रूरी नहीं है एजुकेशन के लिए, बस आपको नॉलेज होनी चाहिए, पढ़ना आना चाहिए और मार्क्स अच्छे आने चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। हैंड राइटिंग ज़रूरी नहीं है। हैंड राइटिंग, हालांकि आप लोगों में से बहुत सारे बच्चों की हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, बट अगर टीचर आपको बोलते हैं हैंड राइटिंग अच्छी करिए, है ना, नीट एंड क्लीन लिखिए, तो उसका भी मीन होता है। देखिए जैसे गांधी जी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं यहाँ पर, है ना। बट आई रिटेन्ड इट अनटिल आई वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने क्या बोला, मेरी ये धारणा तब तक बनी रही जब तक मैं इंग्लैंड नहीं गया। वेन लेटर, लेकिन जब वो इंग्लैंड गए तब क्या हुआ, स्पेशली इन साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में क्या हुआ, आई सॉ द ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग ऑफ लॉयर्स एंड यंग मैन। उन्होंने साउथ अफ्रीका में
ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर हैंड राइटिंग देखी थी किसकी, लॉयर्स की, जो वकील थे और जो यंग मैन थे, है ना, जो वहाँ के नौजवान थे उनकी। आई वॉज अशेम्ड ऑफ माई सेल्फ एंड रिपेंट ऑफ माई नेग्लेक्ट। उन्होंने क्या बोला, उनको खुद पे शर्म आ रही थी और उनको अपनी गलती पे पछतावा हो रहा था कि उन्होंने हैंड राइटिंग को क्यों नेग्लेक्ट किया। आई सॉ दैट बैड हैंड राइटिंग वॉज रिगार्डेड एज अ साइन ऑफ इम्परफेक्ट एजुकेशन। तो साउथ अफ्रीका में कैसा माना जाता है कि अगर आपकी हैंड राइटिंग अच्छी नहीं है, ठीक है, तो इसका मतलब आपकी एजुकेशन जो है वो भी अच्छी नहीं है। ये आपकी बैड हैंड राइटिंग को साइन माना जाता है बैड एजुकेशन का, ठीक है। तो आपकी एजुकेशन पे भी बहुत इम्पैक्ट पड़ता है इसका, इसलिए हैंड राइटिंग हमेशा अच्छी रखनी चाहिए। आई ट्राइड लेटर टू इम्प्रूव माइन बट इट वॉज टू लेट। उन्होंने बहुत कोशिश की कि हैंड राइटिंग अच्छी हो जाए, बट उस समय तक लेट हो चुका था। आई कुड नेवर रिपेयर द निगलेक्ट ऑफ माई यूथ। और वो अपनी हैंड राइटिंग को रिपेयर नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि हैंड राइटिंग वगैरह तो हम जब छोटे होते हैं, जब लिखते हैं तभी अच्छी बन पाती है, राइट। नेक्स्ट पैराग्राफ, देयर इज़ अनदर इंसिडेंट। अब वो लास्ट इंसिडेंट क्या शेयर कर रहे हैं, विच आई मस्ट शेयर, जो इनको शेयर करना ही है। क्या है वो? आई कमिटेड अ थेफ्ट व्हेन आई वॉज 15। जब वो 15 साल के थे तब वो चोर बन गए थे, है ना। कैसे चोर बने थे? आई हैड रन इन टू अ डेप्थ ऑफ अबाउट 25 रुपीज़। उन पे 25 रुपये का कर्ज होगा, उन्होंने किसी से लिया होगा या कोई काम रहा होगा, तो वो 25 रुपये का उन पे कर्ज था। माई ब्रदर हैड ऑन हिज आर्म्स एन आर्मलेट ऑफ सॉलिड गोल्ड। तो उनके जो ब्रदर थे उनके पास काफ़ी सॉलिड गोल्ड था। सो आई स्टोल अ बिट ऑफ गोल्ड आउट ऑफ इट। उन्होंने उस गोल्ड में से थोड़ा सा गोल्ड अपने लिए चुरा लिया। एंड द डेप्थ वॉज क्लियर्ड। और जो कर्जा था उनका 25 रुपीज़ का वो क्लियर कर दिया उन्होंने। बट दिस बिकेम मोर देन आई कुड बियर। लेकिन अब वो इस चोरी को बियर नहीं कर पा रहे थे कि मैंने तो गलत कर दिया, ये नहीं करना चाहिए, दिस इज़ अ बैड हैबिट। ओके, आई रिजॉल्व नेवर टू स्टील अगेन। उन्होंने क्या अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो कभी भी चोरी नहीं करेंगे। आई ऑल्सो मेड अप माई माइंड टू कन्फेस इट टू माई फादर। और उन्होंने अपने माइंड में क्या सोचा, उन्होंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि वो अपने फादर के सामने कन्फेस करेंगे, मतलब अपनी गलती को मानेंगे कि वो उन्होंने चोरी की है। बट आई डिड नॉट डेयर टू स्पीक। लेकिन उनके अंदर सच बोलने की क्या क्षमता नहीं थी, है ना। नॉट दैट आई वॉज अफ्रेड ऑफ माई फादर बीटिंग मी। हालांकि वो अपने फादर की मार से नहीं डर रहे थे, बट आई वॉज अफ्रेड द पेन दैट आई शुड कॉज हिम। लेकिन उनको किस चीज़ से डर लग रहा था कि वो जो पेन, मतलब चोरी जो उन्होंने की थी उससे जब उनके फादर को पता चलेगा तो उनको कितना दुख होगा कि उनके बेटे ने चोरी की है। तो वो इस चीज़ से दुखी हो रहे थे। आई डिसाइडेड एट लास्ट टू राइट आउट द कन्फेशन। तो उन्होंने लास्ट में क्या डिसाइड किया कि वो एक लेटर लिखेंगे जिसमें वो अपना कन्फेस कर लेंगे, जो भी उन्होंने गलती की, अपनी मिस्टेक को कन्फेस करेंगे। इन दिस नोट ओनली डिड आई कन्फेस माई गिल्ट। मतलब एक नोट के ही थ्रू मैं अपनी गिल्ट को कन्फेस कर सकता हूँ। बट आई ऑल्सो आस्क एडिकेट पनिशमेंट फॉर इट। लेकिन मैं इसके अलावा अपनी पनिशमेंट भी पूछूंगा कि इसकी पनिशमेंट क्या होगी। आई ऑल्सो प्रॉमिस नेवर टू स्टील इन फ्यूचर। उन्होंने क्या प्रॉमिस किया खुद से कि वो अपने फ्यूचर में, है ना, कभी भी चोरी नहीं करेंगे। विद ट्रेम्बलिंग हैंड्स आई हैंडेड द कन्फेशन टू माई फादर। उन्होंने क्या बोला कि मैंने कप कपाते हुए हाथों से जो कन्फेशन लेटर था वो अपने फादर को दिया। ही रीड इट। उन्होंने उसे पढ़ा। एंड पर्ल ड्रॉप्स ट्रिक डाउन हिज चीक्स वेटिंग द पेपर। और जैसे ही उनके फादर ने उस कन्फेशन लेटर को पढ़ा तो उनकी आँखों से वो जो मोतियों की अश्रुधारा बह रही थी, मतलब मोती जैसे जो आंसू उनके गालों से बह रहे थे, आँखों से निकलते हुए गालों तक आ रहे थे, और उससे उनका जो कन्फेशन लेटर था वो भी गीला हो गया था। वेट मतलब गीला। दोज पर्ल ड्रॉप्स ऑफ लव
क्लीन माई हार्ट, जो उन्होंने अपने पापा के आंसू देखे तो उनसे उनका जो हर्ट था वो साफ़ हो गया था। एंड वॉश माई सिन अवे, और उन्हें ऐसा लगा कि उन्होंने जो पाप किया था उससे उन्हें छुटकारा मिल गया है। अ क्लीन कन्फेशन कंबाइंड विद अ प्रॉमिस नेवर टू कमिट द सिन अगेन इन द प्योरेस्ट टाइप ऑफ रेपिटेंस। उन्होंने क्या बोला कि एक क्लीन कन्फेशन जो है, मतलब अगर आप कोई गलती करते हैं और आप खुद से आप ये प्रॉमिस करते हैं कि आप ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे, और एक अच्छे से कन्फेशन कर लेते हैं, अपनी गलती को खुद ही मान लेते हैं और बता देते हैं, ठीक है, तो इससे ज़्यादा प्योर और कुछ नहीं हो सकता है ना, इससे ज़्यादा रेपिटेंस उस चीज़ का कुछ भी नहीं हो सकता है। दिस इंसिडेंट फॉर मी वॉज एन ऑब्स्टेक्ट लेसन इन अहिंसा। तो उन्होंने क्या बोला, ये जो इंसिडेंट है इससे इनको अहिंसा का लेसन मिला, ठीक है। अहिंसा मतलब चोरी, ये सारी चीज़ें, झूठ, चोरी, ये सब नहीं बोलना है। अंडरस्टूड। तो क्लास, ये आपने देखा कि गांधी जी ने कितने सारे एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर किए हैं, राइट। तो आई होप आपको ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आई होगी, राइट। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है देन यू हैव टू आस्क टू मी इन योर क्लास, ओके। तो मैं बता दूंगी आप लोगों को। और अगर आपको स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।